नमस्कार, मैं हूं कैलाशपत मौर्य और आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में एक विशेष कार्यक्रम लेके आया हूं जिसका नाम है मेरी परीक्षा मेरी तैयारी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जो 1 महीना बाद बोर्ड परीक्षा आने वाला है, उसको लेकर बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा तनाव महसूस करते हैं और परीक्षा की तैयारी किस ढंग से करें, उसके लिए भी उनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि परीक्षा में अच्छे ढंग से नंबर कैसे आएँ, क्या लिखा जाए? समस्याओं को दूर करने के लिए आज हमारे बीच में श्री प्रदीप कुमार यादव जी मौजूद हैं, जो कूड़ीलाल रुंगटा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विधियानी में अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो है क्या व्यवस्था की जाए या क्या तैयारी की जाए जिससे कि जो है अच्छा नंबर आ सके। नमस्ते सर। सर, ये यूपी बोर्ड को लेकर बच्चों के मन में तरह-तरह के तनाव आते हैं। उस संदर्भ में आप बताएँ बच्चों को जिससे कि उनका तनाव भी कम हो सके और परीक्षा में अच्छा नंबर भी ला सकें। जी, उस संदर्भ में आप हमारे लोगों को बताएँ चैनल के माध्यम से। जी। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आप ऐसा प्रोग्राम किए हैं। बहुत खुशी हो रही है। तो बच्चों को सबसे पहले परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमको सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है। जी, अब जैसे हमको बोर्ड की तैयारी करना है, तो सबसे पहले हमको उसका सिलेबस हमको पता होना चाहिए। तो सिलेबस नेट पे उपलब्ध है, तो जैसे हमको पढ़ाई करते समय सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ हमको जानकारी होना चाहिए। जी सर। तो हम सबसे पहले ये उस सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप बात हम करते हैं। जी, जी। तो केमिस्ट्री सिलेबस में क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस में जो है, उसमें कुल टोटल 10 चैप्टर हैं, जी, जिसमें अ, 3 पार्ट में डिवाइड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। टोटल नंबर्स जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का थियरी होता है। जी, तो थियरी में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा भूमिका में रहता है, जो 50% पेपर में आते हैं। जी, तो उसमें चैप्टर में जैसे हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स हैं, जो पेपर में 7 नंबर के आते हैं। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, जो वहाँ से भी 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उसमें 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जी, और अ, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एमीन को पढ़ना है, तो उसमें से 6 नंबर के आते हैं। जी, बाकी बायोमॉलिक्यूल्स है, जो 7 नंबर के आते हैं। टोटल मिला के बात करें, कुल 35 नंबर के टोटल ऑर्गेनिक से आता है। जी, बाकी फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री से उसमें 3 चैप्टर हैं, जो सॉल्यूशन है, उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जी, और बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जो टोटल 13 नंबर के होते हैं। यानी कि फिजिकल से 22 नंबर, जी, इनऑर्गेनिक से 13 नंबर, जी, जी, और ऑर्गेनिक से कुल 35 नंबर। टोटल 70 नंबर का ये थियरी होता है, और बाकी 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल का होता है। जी, इस तरीके से हमारे सिलेबस हैं। अब इसको हम तैयारी कैसे करें जी, कम समय में, कि बच्चों का बोर्ड का पेपर रहता है, थोड़ा टेंशन, बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो टेंशन में हो जाते हैं जी, जी, कि समय कम है,
और उस कम समय में कैसे हम उसको तैयारी करें, इसके लिए सबसे पहले हमको प्री प्लानिंग करना पड़ता है कि जैसे हम सिलेबस को सामने रखें और अगर सिलेबस को सामने रखते हैं, तो उससे सबसे पहले हमको जो शुरू करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करना चाहिए। जी, क्योंकि अगर से ये लास्ट में हम शुरू करते हैं, इससे होता क्या है कि बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, पेपर के डर से वो बहुत ज़्यादा वो तैयार नहीं हो पाते हैं। जी, इसलिए सबसे पहले हम ये सलाह देंगे कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत में पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हैलो एल्केन और हैलो एरिन से हम शुरू कर रहे हैं। जी, इसमें बच्चे किस प्रकार से पढ़ें ताकि वो अच्छा नंबर ला सकें, जैसे 95 प्लस नंबर आ सकता है। जी, तो सबसे पहले हम जैसे उस चैप्टर में जैसे प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया और यूजेज हो गए और इसका स्ट्रक्चर हो गया। इतने आते हैं जैसे आ गया हमको जैसे हम कहें कि डाइक्लोरोमेथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया। ये सभी पेपर में इसमें प्रिपरेशन से लेकर के केमिकल प्रॉपर्टी तक और यूजेस तक ये पेपर में आते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ-साथ हमको करना क्या चाहिए कि एक अपना पर्सनल नोट होना चाहिए। जी, जी, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय जितने भी सभी प्रिपरेशन वाले रिएक्शन है, जी, उसको हम पढ़ते समय एक-एक एक तरफ हम लिखते जाते हैं। तो लिखने से क्या होगा कि हम जब कभी रिवाइज़ करेंगे तो हम बहुत जल्दी उसको कवर कर लेंगे। और उसके बाद जितने फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं उसको एक साथ रखते हैं और जितने केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं उसको एक साथ रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे ही अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में भी वही चीज़ करते हैं। यानी कि उसमें भी ये प्रिपरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टी है और यूजेज है, उसके बाद स्ट्रक्चर है। बाकी उसमें नॉमेनक्लेचर में आते हैं, जैसे वो सभी ऑर्गेनिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में नॉमेनक्लेचर भी आते हैं। तो ये सब जितने हम पढ़ते हैं, तो अपना संक्षिप्त नोट अपना बनाते चलते हैं। जी सर। तो इससे हमको भविष्य के लिए जैसे रिवाइज़ करने के लिए हमको क्या होता है आसानी होती है। और उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री कहा जाता है उसमें समय हमको बहुत कम देना पड़ता है। जी सर। तो लेकिन ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा समय हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। और पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा लिख-लिख के अगर से हम प्रैक्टिस करें, जी सर। केमिकल रिएक्शन क्योंकि जो रिएक्शन होता है कुछ लोगों को जल्दी भूल जाता है। जी सर। तो लिख के अगर से हम पढ़ते हैं, तो भूलता नहीं है। तो अब बात करते हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थियरी भी आते हैं। जी सर। तो न्यूमेरिकल्स को जब तक हम लगाएँगे नहीं, तब तक वो उसमें तैयारी नहीं हो पाती है। तो हम करते क्या हैं जैसे हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर में जैसे सांद्रता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स हैं, जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया और फॉर्मलता हो गया, मोल प्रभाज हो गया। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन जी हैं। सर। ये हर साल पेपर में आते हैं। तो इसको हमको करना क्या है, पढ़ते समय सवाल को तो हम लगाएँगे ही, बाकी जितने फ़ॉर्मूले होते हैं, उसको एक चार्ट में हम लिखते जाते हैं। तो फ़ॉर्मूला जब एक चार्ट में लिख लेते हैं, तो उसको हमको पढ़ने में आसानी होती है। जब कभी सवाल लगाते हैं, तो अगर से कुछ भूल रहे हैं, तो वहाँ से फिर हम देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर जहाँ हमारा स्टडी रूम है, उसमें हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, जब हम सवाल लगाते हैं, तो कोई भूल रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं। जी सर। इस तरीके से उसमें न्यूमेरिकल को कम समय में ज़्यादा कवर किया जा सकता है। कुल 22 नंबर के पेपर में आएँगे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल पर आधारित होते हैं, बाकी थियरी पर बेस होते हैं। जी सर। इस तरीके से हम यहाँ पर ये कवर करते हैं। अ, और बाकी इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए जैसे कुछ कंपाउंड निश्चित है, जैसे उसमें जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को हमको स्टडी में लगा देना चाहिए और शाम-सुबह अगर से हम थोड़ा 1 आध 2 बार देखते रहें, तो उसमें हमको पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो बार-बार पेपर में रिपीट होते हैं। जी सर। जैसे
पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की जो विधि है और पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि है, इस तरीके से। तो यहाँ पर उसको हम स्टडी करते हैं। बाकी जो है कह सकते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें मान के चलिए कि कभी-कभी 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये हर साल आते हैं। तो बाकी क्रिस्टल फील्ड थियरी हो गया, जिसको सीएफटी शॉर्ट में बोलते हैं, और बीबीटी होता है। और ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं कि रिपीट होने वाले, जैसे बर्नर थियरी हो गए, ये सभी इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको एक शॉर्ट नोट बनाते जाएँ। जी और सर। जब पेपर आता है तो 1-2 दिन पहले उसी नोट्स को ही हमको पढ़ना है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। तो इससे हम क्या करेंगे कि वो आसानी से हम 95 प्लस नंबर वहाँ पर ला सकते हैं। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताएँ और, जी, कि जैसे अपने रसायन विज्ञान में जी, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो बच्चों को सही से याद नहीं होते हैं, जी, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए जिससे बच्चे उस चीज़ को बढ़िया से तैयार कर सकें? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जैसे हमको अगर फ़ॉर्मूला नहीं याद हो रहा जी, है, तो इसके लिए इस फ़ॉर्मूला को याद करने का सबसे आसान जो तरीका होता है, हमको बैलेंस ही पता होना चाहिए। तो हमको बैलेंस ही जब पता है, फ़ॉर्मूला हम स्वयं बना सकते हैं। जैसे अब सोडियम क्लोराइड है, अब जी, सोडियम क्लोराइड का हमको फ़ॉर्मूला नहीं पता है। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो हम ये पता करते हैं सोडियम पर वैलेंसी कितना है। तो वैलेंसी अ, पता हो जाता है, उसके बाद उस जैसे हम इसको एग्ज़ाम्पल में बताएँ, जैसे सोडियम का वैलेंसी अगर निकालेंगे तो वो बोला जाता है कि अगर से बाह्यतम कोश में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, वो उसी को वैलेंसी कहते हैं। जी, तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके लास्ट वाले सेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, 1 होती है। जी, तो इसलिए सोडियम की जो वैलेंसी होती है, 1 होती है। तो यदि किसी के लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और जब डोनेट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करेंगे, तो जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही क्लोरीन को करते हैं, तो क्लोरीन के लास्ट वाले सेल में देखते हैं, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। अगर जी, से 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जी तो सर। या जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। जी, तो Cl जो माइनस है, तो इसको इसके सामने, इसको इसके सामने, तो एक आ गया, तो ये फार्मूला जो बन जाता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इस तरीके से जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जी सर। इस तरीके से जब हमको बैलेंसी पता रहेगा, तो बैलेंसी से हम उसकी फ़ॉर्मूला को अपने आप वहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो किसी को बैलेंसी सबसे पहले उस पे हमको अगर पढ़ाई करना है, तो सबसे पहले बैलेंसी को पता करना है, फ़ॉर्मूला बाकी अपने आप बन जाता है। बाकी जैसे क्या है कि बच्चे अगर से पढ़ाई कर रहे हैं, जी, तो उसमें जब पेपर में बैठते हैं, जी। तो बहुत अजीब-सा घबराहट होता है। हाँ सर, ये होता है। तो बच्चों में क्या होता है, जैसे क्लास में बैठे हैं, एक आँख बंद करके एक ओम का उच्चारण करें, या फिर अ, एक लंबी साँसें लें, जिससे क्या होता है कि हमको एक रिलैक्स मिलता है। जी, तो पेपर जो होता है, पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जी, तो जिसमें 15 मिनट जो होते हैं, वो पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। बाकी 3 घंटा जो होता है, पेपर देने के लिए होते हैं। तो ये बच्चों से ये हम बताना चाहेंगे कि जैसे पेपर को हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हमको ये देखना है कि किस प्रकार से हम पेपर को सॉल्व करें। जी सर। क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका ये होती है कि बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता रहता है, और जल्दबाजी के चक्कर में छूट जाता है। क्वेश्चन जी, कर नहीं पाते हैं और समय को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम उसको करें कि वो समय को मैनेजमेंट किया जा सके?
इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जी तो सर। एक आइडिया लग जाता है हमको कौन-कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जी। तो इससे हम शुरुआत से जो बेहतर तरीका है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको हम से यदि सीक्वेंस से करते हैं उसके बाद जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जी। इस तरीके से हम अगर सिस्टमैटिक नंबर करते हैं, तो हमारा जो है बहुत अच्छा स्कोर ला सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि राइटिंग भी हमारी बहुत अच्छा होना चाहिए। जी सर। राइटिंग पर क्योंकि कॉपी चेक करते समय ये होता है कि जब हम लोग कॉपी देखते हैं, तो बहुत बच्चों का जब राइटिंग समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर पढ़ने में बहुत समय लगता है। जी सर। तो इसलिए सबसे पहले तो राइटिंग पर विशेष केयर करना चाहिए कि राइटिंग अगर से हमारी अच्छी है, तो इससे अच्छा नंबर लाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कोई क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जी। तो जहाँ पर एंड होता है, जी तो सर। कहते हैं कि नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करते हैं। जी। ये तरीका होता है। और लिखते समय हम एक चीज़ विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे हम ऑप्शनल वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिखते समय कहीं बाएँ साइड में लिख देते हैं और कहीं दाएँ साइड में लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाएँ पेज में और दाएँ पेज में थोड़ा लाइनिंग करके जैसे बाएँ पेज में जो लाइनिंग थोड़ा ज़्यादा खींचना है, दाएँ जी। पेज में थोड़ा कम खींचा जाता है। जो बाएँ पेज में खींचा जाता है, वहाँ पर कॉपी चेक करते समय वहाँ नंबर दिया जाता है। जी। इसलिए बच्चे वो गलती कर जाते हैं कि उसमें भी लिख डालते हैं, तो टीचर के लिए कहीं जगह भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे बच्चों से कि बीच में जो कॉपी के बीचों-बीच वहाँ पर लिखते हैं जैसे प्रश्नोत्तर नंबर जी 1, सर। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखते हैं, फिर उसमें देखेंगे अगर खंड है, तो लिखेंगे खंड ए, खंड बी, खंड सी इस तरीके से। जी। खंड ए लिखेंगे, तो खंड ए में कौन-सा क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी है, अतिलघु है, विस्तृत उत्तरीय है, जो है तो उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे बहुविकल्पी लिखते हैं, तो बहुविकल्पी में लिखेंगे तो कौन-सा ऑप्शन सही है, तो उस ऑप्शन में दिया होगा ए, बी, सी, डी, मान लेते हैं बी वाला सही है, जी तो सर। बी और बी के आगे हम क्या लिखते हैं, उस जो आंसर सही है, उसको हम लिखते हैं। जी। इस तरीके से ऐसे जितने खंड दिए हों, तो उसको बारी-बारी से हम लोग करते जाते हैं और उसके बाद जहाँ वो खत्म हो जाता है, तो उसको अगले नए पेज से अतिलघुत्तरी या जो दूसरा क्वेश्चन है, जी। अतिलघुत्तरी की शुरुआत करते हैं। अतिलघुत्तरी का फिर बीच में ही लिखते हैं जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 क्या है, जैसे अतिलघुत्तरी प्रश्न है, तो वहाँ पर लिखते हैं वहाँ पर अतिलघुत्तरी प्रश्न। अब अगर से उसमें भी खंड हैं, तो 4 मान लेते हैं 4 खंड है, तो खंड लिखते हैं खंड ए, खंड का या खंड ए जो भी है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। जी सर। तो बच्चा जिसमें उसमें अपने आप को ठीक समझता है, तो खंड ए लिख सकता है या पार्ट ए लिख सकता है, इस तरीके से वो अपनी सुविधानुसार, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब जैसे उसमें लिखते हैं खंड का, तो जी। खंड का में सपोज़ करिए जैसे आ गया पेपर में दिया मोलरता किसे कहते हैं? जी सर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर देते हैं। तो सबसे ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करते समय दिमाग में ये रहता है कि हाँ, ये क्वेश्चन अगर ये क्या लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा है, तो ये बच्चा उसको शुरुआत में ही अगर से ज़िक्र कर देता है, तो टीचर को उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो उसमें बच्चा क्या है, अब हेडिंग पहले डालेगा मोलरता या मोलरिटी इंग्लिश में बोलते हैं। जी। जी। तो दोनों अगर से बच्चा हिंदी इंग्लिश करके लिखता है, तो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं? तो ये ऐसा पेपर में आया है, तो हेडिंग डालेंगे मोलरता या मोलरिटी। तो सर उसका क्वेश्चन भी तो पहले लिखना पड़ेगा? जी नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। वहाँ पर कॉपी में कहीं पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ़ आप उत्तर दे रहे हैं, ना कि किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आया है, जैसे मोलरता किसे कहते हैं, मान जी। लेते हैं पेपर में आया है, अब आपको आंसर दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये होगा, तो हेडिंग डालेंगे मोलरता जी या सर। मोलरिटी। जी। अब मोलरता का परिभाषा लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जी। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा आप लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे उसका फ़ॉर्मूला आपको पता है, तो फ़ॉर्मूला लिख देंगे। इस ये तरीका होता है लिखने का। जी। इस तरीके से लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन बिना हेडिंग के
कुछ जैसे हेडिंग छोड़ देते हैं तो उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो जो हेडिंग लिखे रहते तो टीचर ये समझ जाता था आप किसके बारे में लिख रहे हैं, जी, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा रहता है, तो उसमें नंबर कटने का चांसेज़ नहीं रहते हैं। आप लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, इस तरीके से फ़ॉलो करते हैं। और जहाँ पर विस्तृत उत्तरीय रहता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में उसमें भी हेडिंग जहाँ अगर से ज़रूरत पड़ता है वहाँ हेडिंग दे सकते हैं। बाकी अगर नया क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ 1 लाइन 2 लाइन आपको छोड़ के नया प्रश्न को डालना है। जैसे जी, मान लेते कभी-कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखते-लिखते आपका दूसरे वाले पेज में खत्म बीच में खत्म हो गया है। जी सर। नीचे 3 लाइन बचा है। अब क्या किए नया क्वेश्चन उसी 3 लाइन में जोड़ दिए। तो वहाँ पर नहीं लिखना है, बल्कि वो क्या करना है अगले पेज में आपको हुँ, नए पेज में लिखना है, 3 लाइन को छोड़ दीजिए, बल्कि नया क्वेश्चन नए पेज से करेंगे तो उससे आपका ये एक चीज़ ये रहता है जैसे कभी-कभी जब चेक करते समय कॉपी, तो उसी में वो भी शामिल हो जाता है। पता चला जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर देख रहे हैं, तो टीचर जब चेक करते समय तो उसी में मिला कर के तीसरा वाला भी लिख देता है और हेडिंग का भी नहीं पता रहता है। जी सर। तो उसमें बच्चे का घाटा हो जाता है। तो जैसे उसको चेक करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो बच्चों को लिखते समय जी, कि क्वेश्चन नंबर अस्पष्ट रहे, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा इधर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इधर है। बीच में थोड़ा 2 लाइनिंग अगर छोड़ देंगे, तो उससे अस्पष्ट रहता है, तो उसमें नंबर नहीं कटता है। और नहीं तो मिलाकर लिख देते हैं, तो वहाँ पर ये समस्या हो जाती है। इस अच्छा सर, तरीके ये एक बात और बताएँ आप जी, कि जैसे कि ये अपना जो विषय में आता है, जी, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और जी, विस्तृत उत्तरीय आता है। जी, तो इसमें जो है सबसे पहले अगर बच्चों को देखा जाए तो कौन-सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए जिससे उनका परसेंटेज अच्छा आ जाए? जी। इसमें जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, जी, तो सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन शुरुआत में ही करेंगे, जी, तो फिर छोटा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन करने से वो नंबर फिक्स होते हैं, उसमें जी, नंबर कटने का चांसेज़ नहीं जी, रहता है। जी, और जो ऐसे बड़ा वाला क्वेश्चन आपने शुरू कर दिया और लास्ट में क्या होता है वो समय कम पड़ जाता है। तो कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन जो रहते हैं वो छूट जाते हैं। तो एक ही 2 क्वेश्चन में आप पता चला लिखते-लिखते आपको खूब अच्छे से आ रहा है, पूरी कॉपी भर डाल रहे हैं, अगला क्वेश्चन छूट जा रहा है। जी, तो हमको उसी के अनुसार पहले पेपर को जब हमारे पास मिलता है तो हम पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पर कितना समय हमको देना है। जी, तो क्वेश्चन का डिवाइडेशन हमारे पास होना चाहिए। अगर से क्वेश्चन को डिवाइडेशन नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किस क्वेश्चन पर कितना समय हमको देना है, उतने ही समय में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जी, अब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में समय कम लगते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। उसके बाद छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें कर लेंगे। बाकी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे वो लास्ट में। लास्ट में करेंगे, तो जी, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया, अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है, नहीं जी, तो क्वेश्चन छूटता है, तो जी, उसमें घाटा ज़्यादा होता है। जी, जी, तो इसमें पता चला 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने आपने कुछ लिख दिया है, तो फिर भी 2 नंबर, 3 नंबर कुछ आपका वहाँ तक पहुँच जाता है। जी सर। और इसमें केमिस्ट्री में जैसे कुछ नेमिंग रिएक्शन आते हैं, ये जी, हर साल रिपीट होते हैं। जी, जी। नेमिंग रिएक्शन हुए और क्या होता है जब या इसको रिएक्शन इससे करेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मतलब उस कुल दोनों 8 मतलब दोनों को अगर मिलाया जाए तो फिर क्या परिणाम निकलता है? जी, यही क कहने का मतलब जैसे जी, क्वेश्चन जैसे अति लघुत्तरी में जो उसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन्स आते हैं, जी, जी, तो उसमें यही होते हैं जैसे क्या होता है जब? जी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं और या इसको अभिक्रिया इसके साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जी, जी, जिसको फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं जी, छोटे बच्चों में। तो बाकी उसी को जैसे भर दिया गया, जैसे लिख दिया गया, जैसे NaOH लिख दिया गया और उसके बाद HCl लिख दिया गया और इक्वेशन लिख करके आगे डैश दे दिया गया है, फिर H2O लिख दिया तो बीच वाली जगह में क्या आएगा? जी, जी, तो वही होता है जैसे एसिड का अपक्रिया बेस के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो उसमें साल्ट प्राप्त होता है। तो जी, वो साल्ट वाला जगह वो छोड़ दिया जाता है। तो बच्चे उसको वहाँ पर भरते तो ऐसे सिर्फ़ छोटा-छोटा क्वेश्चन्स आते हैं, इस तरीके से। बाकी जो नेमिंग रिएक्शन आते हैं तो लगभग नेमिंग रिएक्शन 30-35 रिएक्शन ऐसे हैं, जो ये बार-बार रिपीट करते हैं। ये हर साल क्वेश्चन अगर से क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे, जी तो सर। हर साल वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं वो बार-बार रिपीट होते हैं। तो इस तरीके का रहता है। तो नेमिंग रिएक्शन हो गया, बाकी
इधर क्या होता है जब, और बाकी इसको कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ठोस नंबर देता है। इसमें नंबर को आसानी से लाया, जैसे ये ऑप्शनल के बराबर ही होता है। जैसे ऑप्शनल में क्या होते हैं, अगर सही है तो आपका नंबर फिक्स है, वो कटता नहीं। वैसे ही इसमें भी रिएक्शन जो मैथ के जैसा नंबर मिलता है, केमिस्ट्री में जी। मैथ के नंबर जैसा मिलता है। अगर सही है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ये चीज़ रहता है। पढ़ाई से संबंधित या परीक्षा को लेकर अगर कहीं आप लोगों को कोई समस्या आ रही हो, तो हमारे चैनल के स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज करिए और हम अपने चैनल के माध्यम से उसका समाधान करेंगे। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।